हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक विशेष बिल की भी चर्चा करने वाले हैं, जिसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हायर एजुकेशन रिफॉर्म की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार की, उसी का बिल जो है अब उसकी चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम लोग हायर एजुकेशन बिल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग विकसित भारत अधिष्ठान अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसकी हम लोग बृहद रूप से चर्चा करने वाले। आखिरकार ऐसा क्या किया है सरकार ने, सरकार ऐसा क्या करना चाहती है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या मानक सरकार ने रखे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। हमने बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए रखा है, एक एक बात को बहुत बारीकी से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम में इस समय इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है हमारी जो हायर एजुकेशन है। अब बदलाव से गुजर रही है, कैसे गुजर रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। दशकों पुराने ढर्रे पर चल रहे हमारे कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एक नए सांचे में ढालने के लिए केंद्र सरकार एक बेहद महत्वाकांक्षी कानून लेकर के आई है। बस सरकार का मानना है बड़ा पुराना सिस्टम से कॉलेजेस चल रहे हैं, पुराने सिस्टम से सारे यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम एक नए सांचे में लेकर के आए हैं। कुछ नया इस व्यवस्था में कह सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन करने का जो तरीका है वो हम परिवर्तित कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज सरकार ने प्रपोजल में लाई है, क्या जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, याद रखना है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जो जैसा हमने आपसे शुरुआती समय में चर्चा की थी, इस नाम से इसको जानते हैं, या इसका एक दूसरा नाम रखा गया है हायर एजुकेशन रिफॉर्म बिल भी कहा जा रहा है। इन दोनों के नाम याद रखना है। इसको हम लोग शॉर्ट में बीबीएस के नाम से जानते हैं, बीबीएसए, जिसको आप विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के नाम से हम लोग जान सकते हैं, या हायर एजुकेशन रिफॉर्म बिल के नाम से कह सकते हैं। यह कानून भारत के जो शिक्षा नीति है 2020 की, एनईपी लिखा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति, उस सपने को जमीन पर उतारने की सरकार की तैयारी है कि भैया हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो नियम बनाए थे उनको अब हम ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसी की परिणति है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। यह कानून की इसी की भाई परिणति मान सकते हैं, जिसमें पूरे देश की हायर एजुकेशन को एक छत के नीचे लाने की बात कही गई थी। यह कहा गया था इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारा का सारा सिस्टम एक ही छत के नीचे ला देंगे। इस बिल के आने के बाद भारत में कॉलेज लाइफ, पढ़ाई का तरीका, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉलेज को जो जीवन है, जो कह सकते हैं जो कॉलेज लाइफ होती है, डिग्री मिलने की प्रक्रिया, कॉलेज को मिलने वाली मान्यता से जुड़े नियम पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। अभी तक नियम भी बड़े कह सकते हो कि कहीं सरकार को लगा होगा कि बड़े फ्लेक्सिबल नियम है, आसान नियम है, कोई मान्यता ले रहा है, तो इसीलिए सरकार ने कहा कि भैया मान्यता लेने के नियम, कॉलेज की जो लाइफ है, डिग्री मिलने की जो प्रक्रिया है, पढ़ाई का जो तरीका है, सब कुछ हम अब धरातल पे लाने वाले हैं। पूरी तरीके से हम सबको बदल देंगे। आसान शब्दों में यदि हम इस बात को कहें तो यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था का वन नेशन वन रेगुलेशन, वन नेशन वन रेगुलेटर मॉडल है। यानी कि वन नेशन वन रेगुलेटर मॉडल सरकार ने कह दिया, ठीक है, जो देश के करोड़ों छात्रों और हजारों शिक्षण संस्थानों के भविष्य को सीधा प्रभावित करेगा। ओवरऑल बात सरकार की यह है कि भाई हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए इंट्रोड्यूस किया 2020 में। हमने कहा कि कॉलेज में पढ़ाने का तरीका बदला जाएगा, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो मान्यता ले रही हैं उनका तरीका बदला जाएगा, कॉलेज के छात्रों का जो लाइफ है वो बदली जाएगी, डिग्री जो दी जा रही है उसको मिलने की प्रक्रिया प्रोसीजर बदल दिया जाएगा,
यानी कि वन नेशन वन रेगुलेटर के मॉडल पर हम इस एजुकेशन सिस्टम को लाने वाले हैं। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। क्लियर इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बात कर रही सरकार, कहती है खत्म होंगे पुराने बोर्ड, एक ही छत के नीचे आएगी पूरी पढ़ाई। अब तक भारत में अगर आपको बीए या बीएससी करनी होती है तो उसके लिए जो उसके नियम हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तय करता था। भैया बीए करोगे, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नियम तय करता था। आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक करना है, ठीक है, या बीई करना है, किसी को बीई करना है, बीटेक करना है, एमबीए करना है, तो उसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम AICTE कहते हैं, यह नियम बनाता है। यानी कि बीए बीएससी करना यूजीसी नियम बनाएगा, बीटेक एमबीए करना है तो आपके ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE नियम बनाता था। वहीं शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किसी को टीचर बनना है तो उसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ये अलग से नियम बनाता था। उस जगह तीन चीजें हैं भैया, एक बीए वाला सिंपल बीए बीएससी कर रहा है यानी कि नॉन टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा दिया ये यूजीसी मानक तय करता था, बीटेक टेक्निकल वाला है वो AICTE तय करता है, और किसी को टीचर की ट्रेनिंग वगैरह करनी है तो NCTE अलग से। तीन संस्थाएं पैरेलल चल रही हैं। कई बार इन अलग अलग संस्थाओं के नियमों में इतना टकराव होता था कि कॉलेजें और छात्रों को समझ में ही नहीं आता था कि हम किसकी बात माने, हम NCTE की बात माने, हम AICTE की बात माने या यूजीसी की। यूजीसी की बात ज्यादातर लोग कहते थे यूजीसी बड़ी संस्था है, बच्चे अंतर नहीं समझ रहे थे, यूजीसी बड़ी संस्था है उसने कह दिया तो बात। फिर AICTE का नियम आ जाता था तो टकराव होता था। आपस में जो टकराव होता था कॉलेज और छात्रों के समझ में ही नहीं आता था कि हम भैया इनमें से किसकी बात माने। नए रिफॉर्म बिल के जरिए सरकार इन तीनों बड़ी संस्थाओं, ध्यान से समझ लेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहली चीज, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दूसरी, तीसरी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन तीनों को हमेशा के लिए समाप्त करने जा रही है। इसीलिए एक छत के नीचे मैंने पहले ही बोल दिया ये तीनों समाप्त हो जाएंगी। इन सबकी जगह पर अब एक इकलौती सर्वोच्च संस्था बनाई जा रही है। इन तीनों को कह सकते हैं मिला दिया, एक छत के नीचे ले आएंगे, एक संस्था बनाई जा रही है जिसका नाम है भारत शिक्षा अधिष्ठान, BBSA, भारत, समझ रहे हैं, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। अब यह बनेगा, इन यूजीसी AICTE NCTE तीनों को समाप्त करके विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बनेगा। अब यही सिंगल रेगुलेटर, वन नेशन वन रेगुलेटर, समझ गया ना। तो यही एक रेगुलेटर हो जाएगा जो पूरे देश के सामान्य कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, जो टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको नियंत्रित करेगा। यानी कि नाउ द वन रेगुलेटर विल बी BBSA, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये अब कंट्रोल करने वाला है कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टीचिंग जो ट्रेनिंग करा रहे हैं कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको कंट्रोल करने वाला है। दैट इज द वन नेशन वन रेगुलेटर। क्लियर है इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस नए सुपर रेगुलेटर के काम को, जो विकसित भारत आ गया भाई, शिक्षा अधिष्ठान जो आ गया, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके अंदर 3 काउंसिल्स के गठन किया जा रहा है।
इन तीनों का काम पूरी तरह से अलग और स्पष्ट होगा। क्या अलग और स्पष्ट होगा, समझने की कोशिश करना है। रेगुलेटरी काउंसिल पहली है। पहला उन्होंने कह दिया भाई रेगुलेटरी काउंसिल। रेगुलेटरी काउंसिल का काम क्या होगा, यह देखना होगा कि देश में नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने के जो रूल हैं वो क्या होंगे। यह काउंसिल इस बात पर नजर रखेगी कि संस्थान सभी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और छात्रों की शिकायतों का समय पर निपटारा हो रहा या नहीं हो रहा। यानी कि रेगुलेटरी काउंसिल जो रूल्स हैं, जो इस अधिष्ठान के रूल बनेंगे, क्या उन रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, पहली चीज। दूसरा, यह काउंसिल इस बात पर भी नजर रखेगी कि संस्थान सभी जो रूल, और दूसरा छात्रों की शिकायतों का क्या जो है वो समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका काम पढ़ाई के स्तर और सिलेबस को सुधारना है। यह काउंसिल तय करेगी कि देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले कोर्स का लर्निंग आउटकम, छात्र ने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम के मतलब छात्र ने क्या सीखा। सिलेबस समाप्त, आता न जाता, वो अब नहीं चलेगा, पूरा न ठहर रहा। छात्र ने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम क्या है, क्या होना चाहिए, और एकेडमिक लेवल को वैधानिक मानकों के बराबर कैसे लाया जाए, इसके ऊपर यह रेगुलेटरी काउंसिल काम करेगी। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा, बना दिया भाई एक्रेडिटेशन काउंसिल। एक्रेडिटेशन काउंसिल क्या है, इन्होंने कहा यह जो काउंसिल है देश के सभी कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग और उनकी ग्रेडिंग के लिए एक ट्रांसपेरेंट और मजबूत ढांचा तैयार करेगी। यानी कि जो कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज है उनकी एक रैंकिंग बनेगी, उस रैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो एक्रेडिटेशन काउंसिल करेगी। इसके तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थान को स्टार रेटिंग दी जाएगी, जिससे छात्रों को एडमिशन लेते समय सही कॉलेज का चुनाव करने में मदद मिले। याद रखना, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि अरे भैया वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहा, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा। अब हमारे यहाँ भी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा ही आने वाला है कि भाई जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया, देखो भाई ये जो मैंने बताया ना, छात्र ने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें जो अच्छी तरीके से करेगा वो ऑब्वियसली अच्छी रैंकिंग में भी आएगा। अच्छी रैंकिंग में आएगा तो आप जब एडमिशन लोगे तो आपने देखा रहे भाई ऑनलाइन इसके यहाँ से इतना प्लेसमेंट है, इसके यहाँ भी तो लोग बीटेक वगैरह करते हैं तो देखते ना इसका कितना कैंपस इंटरव्यू है, कितना इसका सिलेक्शन हो रहा है कैंपस से। ये सारी चीज़ें देख करके बच्चा एडमिशन लेता है, तो अब और भी आसान तरीका हो जाएगा। मेडिकल और लॉ के छात्रों के लिए क्या बदलने वाला है, इस बिल के दायरे को लेकर सरकार ने एक बहुत ही व्यवहारिक रेखा खींची है। टेक्निकल एजुकेशन यानी कि तकनीकी शिक्षा, मैनेजमेंट, इस बिल के दायरों को लेकर सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि भाई जो मेडिकल शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा है, या जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और शिक्षक शिक्षा तो इस नए कानून के तहत रेगुलेट होंगे। याद रखना है, तकनीकी शिक्षा भी होगी, मैनेजमेंट भी होगा, ये आर्किटेक्चर वाला भी होगा, शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है वो भी होगी इस वन नेशन वन रेगुलेटर में। लेकिन कुछ बेहद संवेदनशील और पेशेवर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको भाई ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो है इससे बाहर रखा गया है। देश में मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस जानते ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और उसका जो पीजी डिग्री है एमडी आदि, और वकालत की पढ़ाई एलएलबी को इस सिंगल रेगुलेटर के दायरे से अलग रखा गया है। याद रखना है, डॉक्टर बनना और वकील बनना इससे बाहर रखा गया है। मेडिकल शिक्षा को पहले की तरह नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी और कानूनी शिक्षा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही संभाले रहेंगे, जिससे इन क्षेत्रों की विशेषज्ञता और पेशेवर गरिमा पर कोई आंच ना आए। बात समझ में आ गई होगी। मेडिकल एंड जो लॉ वाला है वो उसको भाई बीबीएसए से अलग रखा गया है। छात्रों को क्या होगा सीधा फायदा, नंबर 3 बात समझ लीजिए। इस रिफॉर्म बिल का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, सबसे सकारात्मक असर है, वो देश के युवाओं पर पड़ने वाला है। अभी तक
अलग अलग बोर्ड होने के कारण छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफर, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में पढ़ाई के अंक ट्रांसफर करना, और माइग्रेशन में महीनों लग जाते थे। अब पूरे देश में एक जैसे नियम होने से छात्रों के लिए एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना या बीच में कोर्स बदलना बेहद आसान हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आ रहे हैं, एक कॉलेज का अपना अलग नियम है, दूसरे कॉलेज अलग नियम है, दोनों नियम फॉलो करते करते 6-7 महीने, सालों खराब हो जाता था। अब ये नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा नए नियमों में रट्टा मारने वाली पढ़ाई के बजाय स्किल्स, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कॉलेज से निकलने के बाद छात्रों के हाथ में सिर्फ कागज की डिग्री नहीं होगी, बल्कि ऐसी काबिलियत होगी जिससे उन्हें बाजार में तुरंत नौकरी मिल सके। यानी कि डेट कैन बी इम्प्रूव, ये इम्प्रूव हो सकता है विद स्किल डेवलपमेंट। समझ रहे हैं ना, ये विद कौशल विकास से ये आपका फायदा सीधे सीधे मिल रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चल रही है। अब आगे अगली बात देख लो भाई, क्या है ये जो बिल आ रहा है, इससे कॉलेज कैंपस में भेदभाव के खिलाफ नए सख्त नियम क्या है। उच्च शिक्षा में सुधारों के साथ सरकार ने कॉलेज कैंपस के माहौल को सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए एक और कदम उठाया है। यूजीसी के द्वारा जारी किए गए इक्विटी रेगुलेशंस, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कैंपस में जाति, धर्म, हम लोग जानते हैं 3-4 केसेस हुए हैं बहुत जबरदस्त, मैंने एक बार चर्चा भी की थी, तो इसीलिए रखा गया है। कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव को रोकने के लिए हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, समान अवसर केंद्र बनेगा। भैया कोई जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव, कोई भी विकलांगता, दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सरकार बना रही है। एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, सेंटर बनेगा, कमेटी बनेगी। अगर कोई संस्थान इन नियमों की अनदेखी करता है या भेदभाव की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, उसके फंड भी रोके जा सकते हैं, जो ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं सरकार से वो भी रोका जा सकता है। सीधा सीधा भाई नियम है, जबरदस्त नियम है, स्टूडेंट को नए सीधे सीधे फायदा कह सकते हैं। पांचवी बात इससे यह निकल के आती है कि भाई चुनौतियां और विवाद जिन पर हो रही है बहस, इतने बड़े सुधार के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां, आपत्तियां भी सामने आ रही हैं, जिन पर इस समय संसद की संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में बहुत विचार विमर्श चल रहा है। सबसे बड़ी बहस इस बात को लेकर के है कि पारंपरिक व्यवस्था में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास कॉलेजेस को फंड और ग्रांट देने का अधिकार होता था, लेकिन नए बिल में इस कमीशन से फंडिंग का अधिकार हटा लिया गया है। आलोचकों का मानना है नए नियम बनाने वाली संस्था, पैसा देने वाली संस्था को अलग करने से कहीं कॉलेजों को फंड मिलने में देरी ना होने लगे। बात समझिए, उन्होंने कहा कि भाई जो पारंपरिक रूप से यूजीसी के पास कॉलेजों को फंड और ग्रांट देने का अधिकार होता था, लेकिन नए बिल में इस कमीशन से फंड का अधिकार हटा लिया गया है, भाई यूजीसी से हट गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि यह संस्था, पैसा देने वाली संस्था को अलग करने से कहीं कॉलेजों को फंड मिलने में देरी ना हो या कठिनाई ना होने लगे। दूसरी चिंता राज्यों के अधिकारों को लेकर के है। भारत के संविधान में शिक्षा चूंकि कंकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पे जो भी विषय होंगे केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि नए कमीशन में केंद्र सरकार का दबदबा ज्यादा हो सकता है, जिससे राज्यों की अपनी यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है, वो कम होने का खतरा है। ऐसा उन्होंने
कह दिया, क्योंकि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है ऐसा। खैर, इसके ऊपर अभी सरकार और विचार विमर्श कर रही है, क्या और चीजें हम ऐड कर सकते हैं। अगली बात देखिए, दुनिया के विकसित देशों जैसा बनाने की तैयारी है इस बीबीएसए से। अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को देखें तो वहां उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा सरकारी विभाग या बोर्ड नहीं होते हैं। वहां 1 या 2 केंद्रीय एजेंसियां ही पूरे देश की शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। भारत का यह नया रिफॉर्म बिल जो है वो देश को उसी वैश्विक लीग में खड़ा करने की एक कोशिश है। तमाम बहसों और चुनौतियों के बावजूद यह साफ है कि आने वाले समय में भारतीय उच्च शिक्षा का चेहरा पूरी तरीके से बदलने वाला है। लाल फीताशाही को कम करके, नियमों को सरल बनाकर और कैंपस को सुरक्षित करके यह बिल भारत के करोड़ों युवाओं को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का वादा करता है जो 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ पूरा जो नई एजुकेशन पॉलिसी को सरकार एक बिल के माध्यम से ला रही है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, तो जिसको हायर एजुकेशन बिल के नाम से भी हम लोग हायर एजुकेशन रिफॉर्म बिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये बिल अगर आ गया तो क्या क्या होने वाला है, मैंने सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपके साथ में डिस्कस की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।